कार्यक्रम में मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, उस कार्यक्रम का वो समर्थन करें। और समाज को बढ़ाने का के हेतु मैंने कुछ कार्यक्रम बनाया है। उस कार्यक्रम का मुख्य रूप से चार भागों में मैं उसको विभाजित किया है। पहला भाग है एक विधिक विभाग, विधिक रूप से हमको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमारा समाज अभी तक ज़्यादातर परंपराओं के हिसाब से ये जायसवाल अतिथि वन और हमारा जायसवाल समाज चलता रहा है। अब हमारा आगे का रूपरेखा ये होना चाहिए कि अब ये विधिक व्यवस्था में ज़्यादातर परंपराओं को हम अपने विधिक व्यवस्था में, बायलॉज में ले करके आवें, जिससे भविष्य में कोई किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो, लोगों को पता रहे। उस बायलॉज में लिखा हुआ हर एक शब्द एक संविधान का रूप में लोगों को समझ में आए और उस संविधान के आधार पे ही सारे कार्यक्रम हो कि इसमें भविष्य में किस तरीके से अध्यक्ष का चुनाव होना है, भविष्य में किस तरीके से सदस्यता अभियान बनानी है, लोगों को सदस्यता किस तरीके से दी जानी है, ये सारा उस विधिक व्यवस्था में अच्छे तरीके से लिखा हुआ हो और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन उसकी वजह से न उत्पन्न हो। दूसरा एक है यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था में भी क्या सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, जायसवाल समाज का समाज में क्या योगदान होना चाहिए। जायसवाल समाज एक बड़ा समाज है नौतनवा नगर के लिए और इसका इस समाज में एक योगदान जो होना चाहिए था, अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो योगदान नहीं रह पाया है। समाज में राजनीतिक व्यवस्था में भी इसके सामाजिक व्यवस्था के अलावा हमारी राजनीतिक व्यवस्था में हमारा जायसवाल समाज एक अच्छा समूह, एक बड़ा समूह है जो अपने बातों को अच्छे तरीके से राजनीतिक मंच पे रख सकता है, जिससे उसकी बातों को सुना जाए और उस समाज का जिससे कि लाभ हो सके। और इसके अलावा एक आर्थिक व्यवस्था में भी हमको कुछ काम करने की आवश्यकता है। आर्थिक व्यवस्था में समाज से किस तरीके से हमको डोनेशन लेना है और उस डोनेशन को हमको कहाँ पर लगाना है, उस डोनेशन को किस तरीके से हमको यूज करना है, इस तरीके से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता होनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में और थोड़ा अगर विस्तार से हम बात करें तो आर्थिक व्यवस्था में अगर हम डोनेशन ले रहे हैं तो उस डोनेशन को हमको कहाँ पर यूज़ करना है। जैसे कि हमको एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाना चाहिए, जैसे जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको अपने पढ़ाई में उनको पैसे धन की जो कमी होती है वो कमी ना होने पाए, समाज की तरफ से उनको सहयोग मिल सके। हम लोगों को तो हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा डोनेशन करने का हमेशा एक रहता है कि थोड़ा थोड़ा हम दान करते रहे, हमेशा उसकी एक हम अच्छी रूपरेखा बना दें जिससे कि उनका हर महीने में वो जो डोनेशन 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जैसे जिसकी क्षमता होती है बस वो डोनेट करता है। उसी तरीके से उस पैसे को हमको किस तरीके से लगाना है और हमको पूरे साल का किस तरीके से बजटिंग करनी है, उस बजट को हमको कैसे समाज के सामने प्रकाशित कर देना है जिससे कि वो ट्रांसपेरेंट रहे, सभी लोगों को पता रहे कि हाँ इस तरीके से ये व्यवस्था आगे बढ़ रही है। तो लोगों को जब ट्रांसपेरेंट व्यवस्था रहेगी तो लोगों को डोनेशन करने में भी दिक्कत नहीं होगी, वो डोनेशन भी करेंगे और समाज का सहयोग भी हो सकेगा। साथ ही एक हमको माइक्रो फाइनेंस बैंक बनाने की भी आवश्यकता है समाज के गरीब तबके के लोगों को मदद करने के लिए, जो कि छोटे छोटे लोगों को जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले व्यवसायी हैं, वो कई बार धन के अभाव में अपने कामों को नहीं कर पाते हैं। उस काम को करने के लिए उनको माइक्रो फाइनेंस यूनिट, जो कि एक प्रॉफिटेबल बॉडी भी हो सकती है कि जिसमें जो समाज के लोग सहयोग करें, समाज के लोग उसमें धन लगावें, उसका ब्याज भी उसे जिस व्यक्ति को पैसा दिया जाए उसे ब्याज भी उससे लिया जाए और उसको धन वापसी का एक प्रक्रिया भी बनाया जाए। तो इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति को उस समय की जो धन की आवश्यकता होगी वो धन उसको मिल जाएगा। समाज के जो लोगों ने उसमें पैसा लगाया हुआ हो उनको भी ब्याज के रूप में आय प्राप्त हो सकती है। उस व्यक्ति को भी पैसे के देने के बारे में पता रहेगा कि हाँ ये पैसा समाज का है, समाज के लोगों ने हमारी मदद के लिए लगाया है, वो पैसा देना भी चाहेगा। और भविष्य में जब वो बड़ा व्यवसायी बन जाए तो उसको बैंकों से जोड़ करके, सरकारी व्यवस्थाओं से भी जोड़ करके उसको और भी बड़ा बनाने का प्रयास किया जा सकता है, जिससे कि समाज का वो जो छोटा व्यक्ति होगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा। स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हमारा ये उद्देश्य होगा कि जो गरीब तबके के बच्चे, जो एलिमेंट्री शिक्षा है, कक्षा 5 या कक्षा 10 तक की शिक्षा है, उसकी शिक्षा तो हम स्कॉलरशिप के माध्यम से कर सकेंगे। लेकिन जब वो उच्च शिक्षा में जाता है तो उसकी शिक्षा हमारे समाज की स्कॉलरशिप से तो नहीं हो पाएगी। लेकिन हमारे देश में, हमारे बैंकों में ये व्यवस्था है कि उसको हम लोन दिलवा करके
उसकी उच्च शिक्षा में हम उसकी मदद कर सकते हैं, जिससे वो भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और भी बन सके और समाज का एक बेहतर, समाज के सामने एक बेहतर चीज प्रदर्शित करे और समाज का विकास हो सके। ये हमारी आर्थिक व्यवस्था की भी छोटी छोटी रूपरेखाएं मैंने आपको आपके सामने बताई है, लेकिन इसका और विस्तार करने की आवश्यकता है, जो कि अभी एक मंच के माध्यम से सारा विस्तार बताना संभव नहीं हो पाएगा। बट हमारे सामाजिक कार्यक्रम में, मैं पीछे एक बात कहना भूल गया कि हमारे समाज में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले पूर्व में होते रहे, जिनको हमको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में जब संस्कृति जब सामने लोगों के सामने प्रदर्शित होती है तो समाज का नाम होता है, समाज का नाम जब रोशन होता है तो नौतनवा नगर का भी नाम रोशन होगा। जब नौतनवा नगर का नाम रोशन होगा तो हमारे प्रदेश और देश का भी नाम रोशन होगा। यहाँ पर खेल कूद की भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम, जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम जो पूर्व में होते रहे हैं, तथा साथ साथ में नए कार्यक्रम भी हमको लेने की आवश्यकता है। समाज को जितना भी हमारे पास है हमको देने की आवश्यकता है। सामाजिक कार्यक्रम का भी और भी विस्तार, और भी तरीके से इसको और विस्तार पूर्वक चर्चा के द्वारा जो भी उसकी रूपरेखाएं आती हैं, जो भी कार्यक्रम आते हैं, उसको लेने की आवश्यकता है। वो मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे ये अवसर मिलता है तो मैं उस कार्यक्रम को लूं और लोगों को इससे जोड़ूं। विधिक विवाह में मैं सदस्यता अभियान में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि समाज में अभी सिर्फ 245 लोगों की यहाँ पे सदस्यता है। उनकी ये सदस्यता अत्यंत ही कम है, क्योंकि लोगों ने इससे एक तरीके से अपनी दूरी बना के रखी हुई है। उनको सदस्यता अभियान के एक सदस्यता अभियान चला करके नौतनवा के नगर के जितने भी जायसवाल समाज के लोग हैं सबको सदस्य बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि समाज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन सके। इस समाज को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए सदस्यता ज्यादा होनी चाहिए और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमेशा के लिए यहाँ पर अपनाई जानी चाहिए। हम जब भी यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना हुआ अध्यक्ष आएगा तो वो अध्यक्ष एक शक्तिशाली अध्यक्ष होगा, किसी का रबर स्टैंप नहीं हो सकता है। वो रबर स्टैंप वाला अध्यक्ष, जो भी रबर स्टैंप का अध्यक्ष होता है, वो कुछ लोगों के प्रति कृतज्ञ होता है। उनकी कृतज्ञता, जब वो कृतज्ञ होता है तो उनका वो कार्य करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन अगर कोई सामाजिक व्यक्ति इस जगह का अध्यक्ष होगा जो किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं होगा, वो निश्चित रूप से एक समाज को एक अच्छा संदेश देगा, समाज को अपने साथ लेकर के चलेगा, जिसकी बाहर की दुनिया में, इस समाज के बाहर की दुनिया में भी लोगों के सामने एक इज्जत होगी और वो एक महत्वपूर्ण, एक अच्छे तरीके से इस काम को आगे बढ़ा सकेगा।